नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र में बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है पर चर्चा करेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इसमें साहित्य और जनसमूह का संबंध के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक काल का साहित्य अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। जैसा कि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसी कारण साहित्य में उस काल की रीति नीतियों और आचार व्यवहार आदि की परंपराएं चित्रित होती हैं। भट्ट जी ने इस संबंध में साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास क्रम के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनका उल्लेख हम निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। पहला आता है साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। जिस समय जो जाति या मानव समाज जिस विचारधारा या भावों से व्याप्त रहता है, वे सब भाव उसके साहित्य में समाहित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब सामाजिक जीवन में शोक, क्रोध या किसी प्रकार की चिंता व्याप्त रहती है, तो उस समाज के लोगों के मुख अत्यंत मलिन और उदासीन दिखाई देते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम कोविड-19 को भी देख सकते हैं कि इस वायरस से संपूर्ण विश्व किस तरह से प्रभावित दिखाई देता है। तो ये जो सामाजिक जीवन है, उसमें जो व्यथाएं, विचारधारा, ये सारी की सारी उसी में आती हैं। तो उस समाज के लोगों के मुख अत्यंत मलिन और उदासीन दिखाई देने लगते हैं तथा उनकी वाणी अत्यंत करुण और दीन सुनाई देती है। परंतु जब उसी समाज में सुख या खुशहाल जीवन रहता है तो सभी के चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं। ये सब बातें साहित्य में उसी रूप में अभिव्यक्त होती हैं। इस प्रकार से मानव समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर देखा जा सकता है। दूसरा बिंदु आता है वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व। भट्ट जी ने अपने निबंध में स्पष्ट इस बात को किया है कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। जिस प्रकार शैशव काल में बालक का आचरण अत्यंत निष्कपट, उदार और भोलेपन से युक्त होता है, उसी प्रकार वैदिक काल में सामाजिक जीवन में उदारता, निष्कपटता तथा सरलता भी व्याप्त थी। उस समय मंत्रों के द्वारा जो मंत्र दृष्टा आर्य लोग प्रातःकालीन सूर्य के अरुण बिंब को देखकर उसे अजय शक्ति समझकर उसकी स्तुति में गीत गाते थे। वे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी में ईश्वरीय शक्ति मानकर स्तुति करते रहते थे। अतः वेदों में उनके सदैगत कोमल भावों की सहज अभिव्यक्ति साहित्य में हुई है। तीसरे रूप में हम उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। आर्य सभ्यता के विकास के साथ साथ वैदिक साहित्य का क्रम भी भट्ट जी ने अपने निबंध में दर्शाया है। उनके अनुसार उपनिषद काल में आते आते आर्यों के सामाजिक जीवन में पर्याप्त विकास हो गया था। वेदों में ईश्वरीय सत्ता के जो प्रारंभिक सूत्र विद्यमान थे, इस काल में उनको तत्व चिंतन की दृष्टि से स्पष्ट किया जाने लगा था। आध्यात्मिक चिंतन का सामाजिक जीवन में अत्यधिक प्रभाव पड़ने लगा था। इस कारण उस समय गौतम, कणाद, कपिल आदि ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रों की बुनियादी शुरुआत भी की। दूसरी ओर स्मृतिकारों ने सामाजिक, राजनीतिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात भी किया। अगले क्रम में महाकाव्यों में सामाजिक जीवन के संदर्भ में देख सकते हैं
वेद और उपनिषद साहित्य के बाद हमारे सामाजिक जीवन में रामायण और महाभारत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। भट्ट जी ने इन दोनों के उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया कि उस समय तक भारतीय जीवन का पर्याप्त विकास हो गया था। उनकी मान्यता थी कि रामायण के समय भारतीय सभ्यता अपने परिपूर्ण यौवन में थी, किंतु महाभारत के समय में भारतीय सभ्यता एकदम क्षतिग्रस्त होकर वार्धक्य भाव को प्राप्त हो गई थी। रामायण के अनुशीलन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था, जनता में कपटाचरण और दुराचरण की भावना नहीं थी और सामाजिक जीवन आदर्शपूर्ण मर्यादा में बंधा हुआ था। इन्हीं बातों का उल्लेख रामायण में श्री राम और भरत के चरित्र चित्रण में किया गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण काल में श्री राम के माध्यम से जिन आदर्शों और मर्यादाओं को स्थापित किया गया था, महाभारत काल में आते आते वैसा विलुप्त हो गया अथवा विकृत हो गया। रामायण काल तक सामाजिक जीवन में सभी आदर्श मान्य थे और चरित्र विकास अत्यंत उदात्त था, परंतु महाभारत काल में सामाजिक जीवन में स्वार्थ, छल, कपट और अहंकार व्याप्त हो गया था। अगले क्रम के रूप में हम प्राकृत साहित्य में भी सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। भट्ट जी ने ऐतिहासिक क्रम को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि महाभारत काल के बाद बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृत में साहित्य रचना होने लगी। ये दोनों संप्रदाय वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी भी थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण ग्रामीण लोगों की भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत काल में जो साहित्य सृजन हुआ उसमें एक नवीन दर्शन का विकास हुआ, जो कि वैदिक धर्म और दर्शन से अत्यधिक भिन्न था। इस काल के साहित्य में उपदेशात्मकता अधिक दिखाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय अशिक्षित वर्ग लोक व्यवहार नहीं जानता था और समाज में उनकी अत्यधिक उपेक्षा होती थी। साथ ही सामाजिक जीवन में अनेक रूढ़ियाँ आ गई थी और जनसमूह विभिन्न वर्गों में बंट गया था। ये उस समय के समाज की सबसे गिरी हुई स्थिति मानी जा सकती है। अंत में पुराण साहित्य में भी सामाजिकता की अभिव्यक्ति के रूप में कहा जा सकता है कि इस काल में बहुत से पुराण, उपपुराण आदि तथा संहिताएं रची गई। साहित्य में बहुविध प्रयोग होते रहे। महाकवि कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने संस्कृत में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की तथा सामाजिक जीवन में सुरुचि को समान अभिव्यक्ति दी। कालांतर में भारतीय समाज का ह्रास हुआ, उसमें आर्य सभ्यता एकदम समाप्त हो गई। वर्तमान सामाजिक दशा की ओर जो दयनीय स्थिति है वह सब पुराणों में की देन है। प्राकृत साहित्य के बाद हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी। इसके भी दो रूप हमारे सामने आए, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो। इसके पश्चात क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अवधी, ब्रज, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि में साहित्य रचना होने लगी। इन सब में समृद्ध साहित्य ब्रज भाषा में रचा गया। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में जिस समय जैसी परंपराएं, रीति नीतियाँ और आचार व्यवहार प्रचलित रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस काल के साहित्य में स्वतः आ जाती है। साथ ही सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य पूर्णतः प्रभावित करता है। इस तरह साहित्य के सामाजिक जीवन को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है।